हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि वैनी नामी एक जानवर ने गांव वालों का जीना हराम करके रखा हुआ होता है, जिससे बचने के लिए गांव वाले अपना सब कुछ लुटाकर एक टुकड़ी को बुलाते हैं। इस टुकड़ी का नाम होता है ड्रैगन ज्वाला दंड। हमें वो टुकड़ी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि एक बंदा दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन तभी वो जानवर उसके पीछे से ही निकलता है। वो जाके एक तरफ गिरता है। तभी टुकड़ी का सरदार कहता है कि बैंडेना, और बैंडेना उसके ऊपर अपना जाल छोड़ देती है। बैंडेना उसको रस्सियों के सहारे खींचने लगती है, लेकिन वो जानवर एक झटका मारते ही बैंडेना दूसरी तरफ दीवार पे जाके लगती है और उसका खून निकल जाता है। लेकिन तभी दूसरी जादूगर उसे स्वस्थ कर देती है और वो फिर से पेड़ के जरिए रस्सी को खींच लेती है। और तभी वो कहती है कि सरदार, और हम देखते हैं कि टुकड़ी का सरदार एक ही बार में उस भेड़िए को जलाकर राख कर देता है। तभी वो लड़का जो कि मार खाया होता है वो कहता है कि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि एक बड़ी टुकड़ी का हिस्सा बन गया, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ उनकी खिदमत करता है और कोई भी ये कहानी सुनना नहीं चाहता। तभी टुकड़ी का सरदार लेग पीस खाता हुआ नजर आता है और वो कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे फेंक देता है। तभी वहाँ पर वो लड़का आके उसको साफ करने लगता है, लेकिन तभी वो सरदार कहता है कि ओए कुरे, कुछ बना मेरे लिए। जिस पर वो कहता है कि अभी कुछ बनाता हूँ। लेकिन पीली पट्टी वाली लड़की कहती है कि सही कहा, ये तुम्हारा आखिरी खाना जो होगा जो हम खाएंगे। जिस पर वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर जादूगरनी कहती है कि चौकड़ी का मतलब 4 होता है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी जगह हम किसी और को रखने वाले हैं। जिस पर वो कहता है कि ऐसा मत करे, लेकिन तभी सरदार उसे लात मारता है और कहता है कि बेवकूफ़ कही के। फिर हमें वो लड़का बैलगाड़ी में आगे जाता हुआ नजर आता है और वो कहता है कि बस यही है मेरी कहानी, एक काम सी कहानी, एक कमजोर इंसान की कहानी। हम देखते हैं कि उसके पास चंद ही रुपये होते हैं और वो एक जगह पे जाता है जिसका नाम होता है हेलो वर्क, और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काम मिल जाएगा और फिर वो उसके अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की उसके सामने नमूदार हो जाती है। वो कहती है कि हेलो हेलो वर्क की सबीला ब्रांच में आपका स्वागत है, आपको यहाँ पर मुखादमत चाहिए या फिर आप यहाँ पर मुखादिम ढूंढने आए हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे मुखादमत चाहिए। जिस पर वो कहती है कि क्यों नहीं, पहले मुझे ये बताए कि आपकी नाम और उम्र क्या है। जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम कुरुद्रो खान है। वो लड़की वो सब लिखने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा नाम कुरुद है और तुम कहाँ से हो। जिस पर वो कहता है कि मैं हस्त गाँव से हूँ जो कि शीन पहाड़ियों के पास है। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर पहाड़ियों के पास एक गाँव भी है। वो पूछती है कि इससे पहले तुम क्या करते थे। जिस पर वो कहता है कि मैं साहसिक चौकड़ी की ड्रैगन ज्वाला दंड के लिए काम करता था। जिस पर वो चौंक जाती है और कहती है कि वो तो SS रैंक की है। जिस पर वो कहता है कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ये रेफरेंस काम आ जाएगा। ये सुनकर कुरुद खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब मैं जहाँ काम करता था वो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि हम देखते हैं कि तुम्हारे हुनर का लेवल क्या है, ऊपर वाले से जो शक्तियाँ मिली उसे हुनर कहा जाता है। जिस पर वो कहता है कि सही कहा, G से लेकर SSS रैंक तक ये हुनर मापा जाता है। असल में G 0 को दर्शाता है और असल हुनर की गिनती D से शुरू होती है। फिर हमें पता चलता है कि कुरुद की काबिलियत लड़ाई में 0 होती है, जिसकी वजह से वो मायूस हो जाता है। लेकिन लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, अभी खनिज और लोहार के काम में तुम्हें परखना बाकी है, लेकिन अभी टेक्नीशियन नहीं आए, इसलिए तुम्हें एक हफ्ता इंतजार करना होगा। जिस पर वो कहता है मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो बोरिया उठा, उसमें रेत भरी है। ये सुनकर वो एक बोरी को पकड़ के उठाने लगता है, लेकिन वो थोड़ी ही उठती है। जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मतलब कि ताकत तो है। लड़की कहती है कोई बात नहीं, तुम बांध काम तो कर ही सकते हो, एक काम करो टाइकून, जाओ वहाँ पर एक सरहदी कस्बे के अंदर दीवार बनाने का काम है। जिस पर वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जरूर चाहूंगा। जिस पर लड़की कहती है कि ठीक है, फिर मैं चिट्ठी बना देती हूँ। हमें वहाँ का सुपरवाइजर दिखाया जाता है। वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें पहले प्लास्टर बनाना है और फिर उसे दीवार पे चिपकाना है। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तुम्हारे पास आज के 3 घंटे है, जाओ काम करो, मैं वापस आके देखूंगा। जिस पर वो कहता है कि रुकिए जरा, मुझे बात तो करने दे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर वो सोचता है कि शायद ऊर्जा उड़ेलने के बारे में सबको पता होता है, इसलिए शायद इन्होंने कहने की सहमत नहीं की, और फिर वो काम पे लग जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सुपरवाइजर की आंखें फट जाती है। वो कहता है कि ये तुमने कैसे कर दिया। जिस पे वो कहता है कि ये काम तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 घंटे थे। जिस पर सुपरवाइजर कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने इतनी बड़ी दीवार को प्लास्टर कर दिया आखिर कैसे। जिस पर वो कहता है कि मैंने प्लास्टर को उछाला, वहाँ पर लगाया और उससे उसे फैला दिया। जिस पर वो कहता है कि ये नामुमकिन है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मुमकिन है। सुपरवाइजर फिर से एक पोटली दे देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, वैसे ये कम है लेकिन मैं ज्यादा पैसे अभी लेकर नहीं आया हूँ, बाकी के पैसे तुम्हें पोस्ट से भेज दूंगा। कुरुद पैसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मन लगा के काम करूंगा। और हम देखते हैं कि वो बहुत सारी दीवारों को पहले से ही प्लास्टर कर चुका होता है। सारे मजदूर उसके ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। सुपरवाइजर कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हें पोस्ट से भेज दूंगा, और एक और पोटली दे देता है। जिस पर वो कहता है कि आपको मेरा काम पसंद नहीं आया क्या। जिस पर सुपरवाइजर कहता है कि इस दीवार से कुछ गरीब मजदूरों को भी काम मिलने वाला था, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहे तो ये काम तुम ही ले लोगे। असल में बात यह है कि तुम्हारा दर्जा SS रैंक नहीं बल्कि SSS रैंक है, इसलिए तुम्हें वापस जाके फिर से काम लेना होगा। जिस पर कुरुद सोचता है कि शायद इन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। लड़की कहती है कि मतलब तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया। कुरुद कहता है कि हाँ सही कहा है, सही कुछ समझ लीजिए। जिस पर वो कहते हैं कि टेक्नीशियन
मिशन के आने में अभी कुछ दिन बाकी है, अब हम क्या करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आके कहती है कि क्यों नहीं हो सकता। तभी दूसरी लड़की कहती है कि आपकी शर्तें बहुत ज्यादा कठोर है, इन शर्तों पे कोई भी राजी नहीं होगा। जिस पर वो कहती है कि कोशिश तो करो। जिस पर वो लड़की खुद से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं अभी आती हूँ। फिर वो उसके पास चली जाती है और कहती है कि आपका क्या मसला है। जिस पर वो कहती है असल में इन्हें मजदूर चाहिए, लेकिन ये अग्रिम रकम देने से मना कर रही है। इसके ऊपर इनकी ये शर्त है, अगर वहाँ से कुछ निकलेगा तभी वो मजदूरों को मजदूरी देगी। जिसके ऊपर वो कहती है कि ये तो मुश्किल है, ऐसे तो कोई भी राजी नहीं होगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि आप कोशिश तो करें। फिर वो लड़की कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको 10 चांदी के सिक्के तो देने ही पड़ेंगे। जिस पर वो कहती है कि ऐसे नहीं हो सकता, मैंने अगर शुल्क नहीं दिया तो वो पहाड़ मुझसे छीन लिया जाएगा। जिस पर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इससे तो कोई राजी नहीं होगा। तभी कुरुट कहता है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ क्या। जिस पर लड़की कहती है कि तुम जानते हो इसका मतलब यह है कि तुम्हें कोई भी पेशा शायद ना मिले। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे भी ये नहीं चाहिए, मुझे एक हट्टा कट्टा बोना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि ऐसे तो काम होने से रहा, कोई भी मदद नहीं करेगा। जिस पर वो कहती है कि ठीक है फिर मुझे यही दे दो। फिर वो कहती है कि कुरुट क्या तुम जाना चाहते हो। जिस पर कुरुट कहता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, और वो कुरुट को लेकर जाने लगती है। तभी वो लड़की सोचती है कि कुरुट बेचारा इन कामों के लिए नहीं बना है। फिर वो आंखें बंद कर देती है और सोचती है कि कुरुट तो कितना हैंडसम और खूबसूरत है, वो अपनी खूबसूरती से पैसे कमा सकता है। हम देखते हैं सपने में कुरुट उसका नाम लेता है इरुशिरो, लेकिन असल में वो नाम उसकी साथी ले रही होती है। वो कहती है कि इरुशिरो तुम कहाँ खो गई हो, एक पोस्ट आया है। और तभी वो उसको देखने लगती है, कहती है कि ये जरूर कुरुट का होगा, उसके कुछ पैसे आने बाकी है उसने कहा था। लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है कि 200 सोने के सिक्के, आखिर उसने क्या काम किया था। लेकिन तभी वो गिर जाती है। फिर वो कहती है कि ये बोरियां अभी भी यही रखी हुई है। वो दूसरी से कहती है कि इन रेत की बोरियों को यहाँ से हटवा दो। जिस पर वो कहते हैं कि हटवा दूंगी, लेकिन ये रेत की बोरियां नहीं है, असल में ये तजुर्बा नापने वाली थैलियां है, जितनी ताकत इंसान में ज्यादा होती है उतनी ही ये भारी हो जाती है। जिस पर ऋषि कहती है कि इसका मतलब, फिर वो बोरी उठाने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत भारी है, लेकिन वो तो इसको जरा ही उठा पाया था, इसका मतलब कुरुद आखिर तुम हो क्या चीज। और तभी हमें कुरुद दिखाया जाता है। हमें कुरुद उस लड़की के साथ जंगल में एक जगह जाता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो एक ही तंबू है। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों के लिए काफी है। लेकिन तभी वो कहता है कि यूलिशिया, मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ एक तंबू में रात नहीं गुजार सकता। सॉरी दोस्तों, ये सुनकर यूलिशिया गुलाबी हो जाती है और कहती है कि क्या कहा, मैं सुंदर हूँ। जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन वो उसका गिरबान पकड़ के उसे झिझोड़ने लगती है और कहती है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने खतरनाक काम किया है, मैं खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ भला। फिर से सॉरी दोस्तों। फिर वो उससे खाने के लिए उबला हुआ आलू दे देती है। जिस पर वो कहता है कि ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है यूलिशिया। जिस पर वो कहती है कि ये सिर्फ मैंने उबाला है, बनाया नहीं है। जिस पर वो कहता है कोई भी बात नहीं, असल में मेरे लिए कभी किसी ने कुछ भी नहीं बनाया, तुम पहली हो जिसने मेरे लिए कुछ बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिस पर वो उसे देखने लगती है। कुरुद सोचता है कि गुलूनुआ और साथी कभी भी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, और फिर वो उसे खाने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। जिस पर वो लड़की कहती है कि सच में। फिर हमें तंबू में कुरुद दिखाया जाता है, उसे नींद नहीं आ रही होती। वो सोचता है कि मुझे इस तरह से नहीं सोना चाहिए, आखिर यूलिशिया सो गई क्या। तभी वो उसको देखने लगता है और वो देखता है कि चलिए छोड़िए दोस्तों, बस इतना समझ लीजिए कि वो शर्मा जाता है और कहता है कि इस बेचारी को तो दुनियादारी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा नादान है, आखिरकार मैं एक लड़का ही तो हूँ, मुझे अपनी सीमा रेखाएं नहीं भूलनी चाहिए। और फिर वो बाहर चला जाता है। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे इसके साथ एक हफ्ता गुजारना है, इसलिए मैं चेक कर रही थी कि ये कितना ज़्यादा मेंटेन रखता है खुद को। वो कहती है कि मैं बेफिक्र हूँ, ये एकदम कड़क मर्द है। वो तंबू से बाहर निकलती है और कुरुद को देखकर सोचती है कि ये सारी रात बाहर ही सोया हुआ था। और उसके बाद वो अपनी जैकेट को पहनने लगती है, लेकिन वो देखती है कि इसके ऊपर बटन मारा हुआ है। वो कुरुद से पूछती है कि कुरुद, क्या तुमने इस पे बटन मारा। जिस पर वो कहता है कि मैं खाली बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बटन मार दिया। इस बात पे वो सोचती है कि ये बेचारा तो बहुत नादान है, शायद गलत जगह पे आ गया है। फिर वो अपना कोट पहनने लगती है, लेकिन तभी कुरुद कहता है कि क्या तुमने खोदने के बारे में पहले से मंसूबा बनाया है। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, हम कहीं पास से शुरुआत कर लेते हैं। जिस पर कुरुद कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसे ही कहीं पर खोदने से खनिज नहीं मिलने वाला। जिस पर वो कहती है कि ऐसा क्या। फिर वो कहता है कि चलो मंसूबा बनाते हैं। हम देखते हैं कि वो एक जगह पे होते हैं। फिर कुरुद एक पत्थर को हाथ में लेकर कहता है कि शायद इसमें, और फिर उसे ठोकता है तो उसके अंदर से हीरे निकलते हैं। वो कहता है कि आखिरकार मिल ही गया। फिर हम देखते हैं कि कुरुद वहाँ पर हीरो का ढेर लगा देता है। तभी यूलिशिया कहती है कि अब हम इन्हें बेच देंगे ना। जिस पर कुरुद कहता है हरगिज़ नहीं। जिस पर यूलिशिया कहती है कि सही कहा, आखिरकार इन्हें तुमने जो ढूंढा है। फिर कुरुद कहता है कि असल में हमें इन हीरो को जादुई बनाना होगा। जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर तो 10 से भी कम जादुई कारीगर है जो कि इस तरह का काम करते हैं। जिस पर कुरुद कहता है कि हो गया। जिस पर वो चौंक के कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक कम ऊर्जा वाला जादुई हीरा बनाने के लिए भी कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है। जिस पर कुरुद कहता है कि ये कैसे हो सकता है, भला मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। फिर कुरुद सोचता है कि इसका मतलब जादुई कारीगर 1 घंटे तक अपनी ऊर्जा का बहाव बनाए रख सकते हैं, ये तो सच में बहुत ज़्यादा बेहतर है। यूलिशिया कहती है कि शायद हमारे विचार मेल नहीं खा रहे हैं। फिर कुरुद कहता है कि मैं यही रुकूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि तुम सच में यहीं पर रुकना चाहते हो। जिस पर कुरुद कहता है कि मुझे यहाँ पर करने के लिए अभी बहुत काम है। लेकिन तभी वो कहते हैं कि ठीक है, और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो गुलाबी हो जाती है और कहते हैं कि ये कितना प्यारा है। अधिकारी कहता है कि मुझे इन हीरो के विदेश प्रमाण पत्र चाहिए। जिस पर यूलिशिया कहती है कि असल में ये यहीं पर बने हैं। जिस पर वो कहता है कि फिर तो मुझे वो कारीगर बताइए जिसने ये बनाए हैं। जिस पर यूलिशिया उसे एक बैच दिखाती है और वो कहता है कि आप तो राजवंश द्वारा नियुक्त भ्रमण अधिकारी है।
फिर यूलिशा कहती है कि मुझे राजधानी जाना है और वो कहते हैं कि अभी नहीं, लेकिन पहले मैं राजवंश की नौकरी किया करती थी। खैर, अगर वैसे भी मैं हीरो की हकीकत उन्हें बताती तो उन्हें विश्वास तो करना ही नहीं था, इसलिए यही ठीक है। फिर वो हीरे बेचने के लिए अपनी दोस्त के पास आ जाती है। वो कहती है कि आपका स्वागत है। फिर वो उसे वो हीरे दिखाने लगती है, जिस पर वो उसे देखकर कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता क्योंकि इसका तेज कम है। फिर यूलिशा कहती है कि मुझे 10 चांदी के सिक्के तो मिल ही जाएंगे ना। तब वो कहती है कि हाँ, उतने ही मिल जाएंगे। फिर वो उसे ध्यान से देखने लगती है और चौंक जाती है और कहती है कि मैं अभी आई, और फिर अंदर चली जाती है। यूलिशा सोचती है कि जिस तरह से उसने इसे बनाया था इतने ही मिलने थे। फिर वो वापस आती है और 10 उंगलियां दिखाकर कहती है कि मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगी। जिस पर वो कहती है कि आखिर क्यों? जिस पर वो कहते हैं कि इन हीरो के अंदर आम हीरो से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा भरी हुई है। इनके ऊपर जादू से कवच बना दिया गया है जिससे इनकी ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही, इसलिए ये कम चमकते हैं। जिसके ऊपर यूलिशा कहती है कि मेरे पास ऐसे 49 और है, और वो सोने के सिक्कों भरी बोरी उसके सामने रख देती है और कहती है कि ये लो 500 सोने के सिक्के। फिर वो कहती है कि अगर आगे से और रत्न मिले तो मेरे पास ही लेकर आना और किसी और के पास नहीं जाना, क्योंकि लोगों को इनके मोल के बारे में नहीं पता होगा। और 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना। जिसके ऊपर वो कहते हैं कि कौन सी 2 बातें? वो कहती है कि पहली बात ये कि ये रत्न बहुत ज़्यादा अनमोल है और राज्य को इनका आम होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं कि दूसरी बात क्या है? मुझे बताओ कि ये किसने बनाए हैं? जिस पर यूलिशा कहती है कि मैं नहीं बता सकती। जिस पर वो कहती है कि आखिर क्यों? क्या तुम उससे फ़ायदा उठाना चाहती हो? ऐसे इंसान को तो राज्य के लिए काम करना चाहिए। जिस पर यूलिशा कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, असल में उसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं बता सकती। जिस पर वो कहती है कि तुम इसे एक हुक्म ही समझ लो, आखिर मैं मानक दर्जे की एक हाकिम उस्ताद हूँ। जिस पर यूलिशा कहती है कि तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती क्योंकि मैं शाही नौकर नहीं रही। जिस पर वो कहती है कि लेकिन तुम तो इस्तेमाल करती हो अपने पुराने ओहदे का, क्यों? लेकिन उसे इस रियासत के बाहर मत निकलने देना और उसे ये बात ज़रूर बताना कि वो शाही जादू अनुसंधान के निर्देशक बन सकते हैं। एक जादुई मानक शर्त यही है कि वो हमारे महामहिम से इजाज़त ले ले। जिस पर यूलिशा कहती है कि ज़रूर। यूलिशा बाहर आ जाती है और सोचती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। 500 सोने के सिक्के दिए उसने, इसके ऊपर कुड को जादुई मानक और हाकिम भी बनाएगी, ये कैसे हो सकता है भला? फिर वो ओरियन के पास आ जाती है। ओरियन और वो एक दूसरे को देखने लगती है और तभी वो दोनों कहते हैं कि मुझे तुमसे कुड के बारे में कुछ पूछना है। यूलिशा कहती है कि आखिर वो कहाँ से आया है? जिस पर ओरियन कहती है कि हम अपने ग्राहकों की जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन तभी वो उसको बैच दिखाती है और कहती है कि अरे वाह। फिर ओरियन कुरुड का सारा बायोडेटा यूलिशा को दे देती है। वो कहती है कि इसका मतलब वो ड्रैगन ज्वाला दंत में था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब में जी रैंक का है। तभी ओरियन कहती है कि उसे दीवार के काम के लिए भेजा गया था, लेकिन 3 ही दिन में उसे वापस लौटा दिया गया और उसने 3 दिन में। तभी यूलिशा कहती है कि 200 सोने के सिक्के कमाए। ओरियन कहती है कि उसने उत्तर पश्चिम दीवारों की मरम्मत अकेले ही कर दी थी। तभी यूलिशा कहती है कि इसलिए उसे काम से निकाल दिया गया और फिर वो कहती है कि ये तुम उसके खाते में जमा कर देना। जिस पर ओरियन पूछती है कि इसमें क्या है? वो कहती है कि इसमें 499 सोने के सिक्के हैं और वो चौंक जाती है। फिर यूलिशा ओरियन से कहती है कि एक राजभ्रमणकर्ता द्वारा तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम ये जानकारी किसी और को नहीं दोगी। इसके बाद वो वापस कुरुड के पास चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो हक्की बक्की हो जाती है। वो देखते हैं कि एक घर बना हुआ होता है। तभी कुरुड उसके पास आता है और कहता है कि तुम आ गई यूलिशा। तभी वो कहती है कि ये किसने किया? वो कहता है कि मैंने किया। जिस पर यूलिशा कहती है कि एक बात बताना, रातों रात एक बड़ा मकान बनाना, इसके ऊपर तुम्हारी क्या राय है? जिस पर वो कहता है कि ये तो बड़ा आसान काम है, हमारे गाँव वाले तो चुटकियों में कर देते हैं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो यूलिशा? यूलिशा सोचती है कि ये बिल्कुल भी मामूली नहीं है और कुरुड उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।